प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की धमाकेदार सीरीज में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए बीपीएससी से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक नई सीरीज लेकर आऊंगा। और आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए हमने एक सरप्राइज भी रखा है। अगर आप उस सरप्राइज को जानना चाहते हो और आपका कोई भी दोस्त होगा, कोई बहन होगा, कोई भाई होगा, या जो भी आपका रिश्तेदार होगा, या जो सीटेट की तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए आज ठीक 4 बजे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो है आपके लिए मिलने वाला है टीचिंग परीक्षा के ऊपर। तो मैक्सिमम जितने लोगों को ये शेयर करना चाहते हो शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर उन सभी के लिए एक सीटेट में एक धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है। अगर आप वो सरप्राइज उनके साथ शेयर करोगे, यहाँ पे भाई साहब आपका भी फायदा होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया जी, चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। मैंने आपको बोला था कि अभी जो मैं क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा वो विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो ये क्वेश्चन जो है हिमाचल पीसीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह आपके हिमाचल पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के नए नए, यानी कि हर स्टेट में पूछे गए जो पीवाईक्यूज है वो आपको अभी करवाने वाला हो। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? वेट माने कि भार, इसकी इकाई क्या रहेगी? इसकी इकाई रहेगी न्यूटन। सभी लोग एक एक करके बताएंगे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, माने कि आयतन की बात करता हूं, तो इसका रहेगा आपका मीटर क्यूब, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर माने कि तापमान की बात करता हूं, तो तापमान होता है आपका केल्विन में गिना जाता है। और अगर प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर गिना जाता है आपके पास्कल में। तो सभी का सही उत्तर आ गया है जी। तो उत्तर आना चाहिए आपका 2 से शुरू होगा, 2 1। तो चलो बताओ, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी का वही आया है जी। जी बिल्कुल जी, ये 6 to 8 9 10 वालों के लिए सभी के लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछता हूं कि फोर्स की इकाई क्या रहेगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अगर बात करता हूं मास की बात करता हूं, माने कि द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं, इसकी इकाई क्या रहेगी। और उसी तरह से मैं अगर बात करता हूं रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इन सभी के बारे में हमने पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। सभी लोग इनकी सभी की इकाई जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। फोर्स की इकाई होती है आपकी न्यूटन, मास की होती है भाई साहब मास की रहेगी आपकी किलोग्राम। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी की क्या रहेगी? बहुत बढ़िया, चलो रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी? चलो सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी? जो घनत्व होता है उसका रेशियो होता है, बराबर है। तो ऑब्वियस है इसकी इकाई होती है क्या? जी नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। और वही अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्वीय जिसे बोलते हैं, ये भी आपकी रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, माने कि इसकी भी कोई भी इकाई नहीं होती है। याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। कोई एक और एक चीज बताइए, हमने पढ़े हैं भाई साहब उसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। मैं अगर आपको पूछूं स्ट्रेस की इकाई क्या है? स्ट्रेस जिसे हम तनाव बोलते हैं। तनाव मतलब वो आपके दिमाग के ऊपर जो तनाव है। 2025 में शिक्षक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को अगर आप खींचते हो तो खींचने की वजह से इसमें एक बल जो है निर्माण होता है, एक बनता है, और उसी बल के द्वारा जो उसके ऊपर तनाव पैदा होता है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस की इकाई क्या रहेगी? स्ट्रेस को लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा जाता है। अभी सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसकी इकाई क्या रहेगी? इसकी इकाई रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगी। क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको यह याद रखने के लिए मैंने इसकी इकाई बताई है कि स्ट्रेस माने कि तनाव, एंड माने कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, इन दोनों की भी इकाई समान है। दोनों की जो एसआई इकाई है समान है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि हमने पढ़े प्रेशर की इकाई क्या रहती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी भी क्या है जी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, क्लियर हो गया है?
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीएपीएफ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से। बताइए, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट लाइक करते रहेंगे सभी लोग। 500 के आसपास बच्चे हैं यहाँ पे, 100 लाइक भी नहीं हुए, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक देंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन सा एक प्रेशर की इकाई नहीं है। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर रहे हैं जी। और यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही इकाई है, यही मतलब होता है आपका पास्कल, यही मतलब होता है आपका पास्कल। और बार जो होता है ये भी आपकी प्रेशर की ही इकाई है, माने कि पास्कल, उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार, ये तीनों भी आपकी प्रेशर की इकाई है। यहाँ पे जो इकाई नजर आ रही है आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी की इकाई है। तो आपका आंसर रहेगा ये कोई इकाई नहीं है प्रेशर की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो प्रेशर के बारे में एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका भी उत्तर कर देंगे जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जी, बिल्कुल ठाकुर साहब जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, इसी तरह से आपको आंसर भी देते रहना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैंने बोला है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां करने वाले हैं, और गलतियां यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर गलतियां दिख रही है। यहाँ पे सिर्फ दबाव के बारे में पूछा गया है, ना ही इसे वातावरण के दबाव के बारे में पूछा गया है, या किसी तरल पदार्थ के बारे में पूछा नहीं गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप सभी को बताए कि बैरोमीटर और मैनोमीटर, ये दोनों भी, ये जो आपके डिवाइसेस है, ये दोनों भी आपका प्रेशर गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों भी आपका प्रेशर गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए था। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है जी, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, हैप्पी रमजान टू ऑल, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है बताओ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मोए मोए हो गया है, मैक्सिमम लोगों ने बैरोमीटर ये उत्तर दिया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए ये आपका बैरोमीटर है, और बैरोमीटर जो होता है, जो वातावरणीय दबाव होता है। जब कभी भी आपको पूछा जाए कि वातावरणीय दबाव, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसे गिनने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसका आंसर रहना चाहिए आपका बैरोमीटर। क्या रहेगा, बैरोमीटर। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि किसी भी वायु का, माने कि किसी भी गैस का, या किसी भी लिक्विड का, माने कि किसी मशीन के अंदर के गैस का, या किसी भी मशीन के अंदर के लिक्विड का हमें अगर प्रेशर गिनना है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे मैनोमीटर का, माने कि ये भी प्रेशर गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से ये स्पिग्मो मैनोमीटर है, इसके बारे में सभी को पता है, इसके बारे में सभी को पता है। स्पिग्मो मैनोमीटर जो होता है, ये भी भाई साहब क्या करता है, ब्लड प्रेशर गिनने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर गिनने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये जो आपका मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, इसमें कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है जी। किसके, कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर गिनने के लिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी। बिल्कुल सही बात बोले सोमनाथ मंडल जी। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसे बीपी बोलते हैं, वो कितना होता है, 80 और 120 होता है, ठीक है। 80 120 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, जनरली इसमें मर्क्यूरी, माने कि पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, यदि किसी सतह पर लगाया गया बल बढ़ता है, माने कि किसी चीज के ऊपर अगर बल लगा रहे हो और वहां पे क्षेत्र पर वहां पे समान लगा गया है, तो क्या हो रहा है, चलो बताओ। आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। मान लीजिए कोई सतह है ना, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूं, माने कि फोर्स बल लगा रहा हूं, ये फोर्स की मात्रा में बढ़ा रहा हूं, और ये एरिया जो है हमारा, इसे हमने कांस्टेंट रखा है, ये कैसा है आपका समान है। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रेशर के साथ कौन सी गड़बड़ी हो जाएगी। अगर मैं बल बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस है जी, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। माने कि जब कभी भी बल आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर प्रेशर जो है एरिया के साथ इनवर्सली, माने कि व्युत्क्रमानुपात में होता है। माने कि यहाँ पे एरिया अगर बढ़ाते हो तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यहाँ पे बोला गया कि बल को बढ़ाना है, क्षेत्रफल को समान रखना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रेशर बढ़ेगा जी। क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही उत्तर किया जी। यहाँ पे बोला गया कि वायु की गति अगर नापना है ना, वायु की गति अगर नापना है, भाई साहब बोल रहे बी, कोई बोल रहा है ए। एक बात मुझे बताइए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑप्शन नंबर डी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आंसर आपका जी बिल्कुल, ठाकुर साहब जी बिल्कुल सही बात बोले आपने। ये एनीमोमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनीमोमीटर होना चाहिए था जी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर ली। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे ये हाइग्रोमीटर जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग इसका इस्तेमाल मुझे बताएंगे। चलिए बताइए। हाइग्रोमीटर जी, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल जी बिल्कुल ठाकुर साहब, आपकी बात हम तक पहुंच पा रही है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ, आर्द्रता नापी जाती है जी। क्या नापी जाती है? आर्द्रता नापी जाती है, ह्यूमिडिटी नापी जाती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका एनीमोमीटर। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो वेदर फोरकास्टिंग करने वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे भारत के, ठीक है, उनके ऊपर या जहां पे वेदर के बारे में स्टडी की जाती है, जिसे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। सभी को पता है ना कि वेदर के बारे में स्टडी करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है, इसे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोला जाता है। और उनके ऊपर जो अक्सर आपने इस तरह से कुछ घूमते हुए नजर आया होगा। ये जो यहाँ पे घूम रहा है ना भाई साहब, यही है आपका एनीमोमीटर। यही क्या आपका एनीमोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है ना भाई साहब, ये दिशा बताने का काम कर रहा है। क्या बता रहा है? दिशा बताने का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। the enzyme that breaks down the starch into maltose। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर भी कर दिया। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? एमिलेज एंजाइम रहेगा। क्या रहेगा? एमिलेज एंजाइम रहेगा। और सभी लोग मुझे यह भी लिख के बताएंगे कि एमिलेज एंजाइम हमारे शरीर में कहां कहां पर बनता है। ये बनता है आपके मुंह में बनता है, जिसे हम सलाइवरी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सलाइवरी ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है, उसके द्वारा ये एमिलेज बनाया जाता है। और उसी तरह से ये हमारे अग्नाशय में भी बनता है, पैंक्रियास द्वारा भी ये बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन दो जगह पे क्या बनता है? आपका एमिलेज बनता है। और ये दोनों जगह पे स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। स्टार्च क्या है जी? स्टार्च क्या है, जिसे हम मंड बोलते हैं? ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब क्या बोलते हैं? इसे बहुलक शर्करा बोली जाती है। और इसको कन्वर्ट किया जाता है आपके सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर माने कि जहां पे आपको माल्टोज नजर आ रहा है, ये एक प्रकार का क्या है? सिंपल शुगर है, माने कि शर्करा है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से कुछ और एग्जाम्स के बारे में आपको पूछता हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उसके आंसर लिखेंगे। चलिए एक बात मुझे बताइए, हमारे पेट में एसिड बनता है, हमारे पेट में एसिड बनता है, उस नाम और उसका पीएच मान सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से। बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। और उसी तरह से हमारे लीवर में भी एक एंजाइम बनता है जो डाइजेशन में मदद करता है, उसका भी नाम बता देंगे सभी लोग। चलो बताओ सभी लोग, कौन सा होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच मान 10.5 के आसपास होता है। माने कि कैसे होता है? क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है जी? क्योंकि, अरे एक मिनट रुको, ये क्षारीय कैसे हो गया? ये तो एसिड है। कितना रहेगा इसका एसिड? वो रहता है भाई साहब 1.5 से लेकर 1.35 से लेकर 1.5 के बीच में होता है, ठीक है।
माफ कीजिएगा, ये एसिड की बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं क्या हमारी जो बड़ी आंत होती है इसमें कोई एंजाइम बनता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? जो हमारी बड़ी आंत है भाई साहब, क्या इसमें कोई एंजाइम बनता है? क्या इसमें कोई एंजाइम बनता है? जी नहीं, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। और ये बड़ी आंत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम तौर पर जो पानी का अवशोषण किया जाता है, पानी का इसमें अवशोषण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? और उसी तरह से कुछ बातें मैं आपको पूछता हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर आपके शरीर में प्रोटीन को तोड़ा जाता है, उसका डाइजेशन किया जाता है, तो उसके लिए एंजाइम कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते, देखते कितने लोगों को आता है। सबसे पहला है, आपको अगर पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में, किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि प्रोटीन का अगर डाइजेशन होना है तो उसके लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बनता है आपके पेट में और एक बनता है कहां पे? आपके अग्नाशय में बनता है, बराबर है। एक बनता है आपके अग्नाशय में। पेट में जो एंजाइम बनता है उसे बोला जाता है आपका पेप्सिन, उसे बोला जाता है पेप्सिन। और जो अग्नाशय में बनता है इसे बोला जाता है आपका ट्रिप्सिन बोला जाता है जी। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रोटीन को स्पेलिंग भी देखो भाई साहब क्या लिख दिया मैंने, है ना, प्रोटीन। इस प्रोटीन को डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है आपका अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। और उसी तरह से सभी लोग मुझे यह भी बताएंगे कि अगर मैं फैट की बात करता हूं, वसा की बात करता हूं, तो वसा के डाइजेशन में मदद करने वाला एंजाइम आपके अग्नाशय द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा रिलीज किया जाता है। और उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है आपका लाइपेज। उसका क्या नाम है? लाइपेज। और ये जो आपका वसा है किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो ये कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ये कन्वर्ट किया जाता है आपके फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। और उसी तरह से इस वसा का डाइजेशन करने में या उसे क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन करने में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है भाई साहब आपका, जो लीवर द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये आपकी जो गॉल ब्लैडर होती है उसमें स्टोर किया जाता है। उसका नाम क्या है जी? इसे बोलते हैं पित्त का रस। इसे क्या बोलते हैं? जो पित्त का रस होता है ये भी वसा के डाइजेशन में मदद करता है, उसको इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? आयोडीन की परीक्षण का उपयोग स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखे जाने वाला रंग परिवर्तन क्या रहेगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने सारे आपको मिल गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आयोडीन का अगर हमें परीक्षण करना है, ठीक है, तो वो किसके लिए, सॉरी, स्टार्च का परीक्षण करना है तो उसके लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रह गया। माने कि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च अगर है या नहीं, ये अगर हमें जानना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे आपका आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये कौन से रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ब्राउन, तो जो ब्लू ब्लैक कलर होता है ये आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। कौन सा मिलता है? ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको याद रखना है। मान लीजिए पोटैटो माने कि हमारा आलू है ना, आलू में आलू क्या है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे आलू क्या है जी। आलू क्या है? जड़ है, तना है, क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, आलू क्या है? ये तना है कि भाई साहब जड़ है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं आगे बढ़ू जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तना है कि जड़ है? सभी ने बोल दिया सर तना है जी, बिल्कुल ये तना है। पर ये तना होने के बाद कौन सा काम करता है जी? जो फूड होता है उसे स्टोर करने का काम करता है। माने कि जो अतिरिक्त खाना बनता है उनके यहाँ पे, उनको जमा करने का काम करता है। और वो एक बात मुझे बताइए, जो पौधे होते हैं ये पौधे अपना खाना कौन से रूप में संग्रहित करते हैं? ये संग्रहित करते हैं आपके स्टार्च के रूप में। इसका मतलब क्या है? आलू में स्टार्च होता है, पर अगर स्टार्च, देखो आलू काटा और आपको स्टार्च नजर आ रहा है, आ रहा है क्या? सबको नजर आ रहा है। और खाते समय भी आप सोचकर खाते हो कि भाई साहब देखो आलू में कितना सारा स्टार्च है, नहीं पहचान पाओगे। तो उसे जानने के लिए,
उसे पहचानने के लिए एक लैबोरेटरी मेथड है जिसमें एक आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया जाता है और आपके पोटैटो माने कि आलू के ऊपर जब डाल दोगे तो ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके जो है आपको एक ऑरेंज और जो ब्राउन कलर होता है भाई साहब, जिसे हम ब्लैक ब्लू कलर भी बोलते हैं, ब्लैक ब्लू कलर जो बनता है भाई साहब, और उससे हमें पता चलता है कि भाई साहब उसमें स्टार्च मौजूद है। अगर रंग नहीं बदलता है इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, और आप सभी के लिए जैसे हमने सरप्राइज प्लान किया है, तो आज ठीक 4 बजे जो है आप सभी के लिए एक सरप्राइज रखेगा। जो सीटेट की तैयारी करने चाहते हैं उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी। तो आपका जो भी दोस्त है, कोई भाई होगा, बहन होगा, या कोई भी रिश्तेदार, अगर वो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस सेशन के बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। उन सभी की तकदीर बदलने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए। जी हाँ, सभी लोग आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट की क्लासेस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहने वाली है। चलो इसका आंसर करेंगे। स्टार्च इज मेनली स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? हाँ, अब बताओ। स्टार्च मुख्य तौर पर कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टोर किए जाते हैं? बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर रहेगा आपका रूट्स एंड ट्यूबर। जड़े और कंद जो होते हैं उनमें अक्सर इनको स्टोर किया जाता है। इनको इनमें स्टोर किया जाता है क्योंकि दे आर द स्टोरेज हाउस। वो एक प्रकार के स्टोरेज हाउस है जिसमें उनको रखा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये आप देख पा रहे हो, ये आलू जो है भाई साहब एक प्रकार के क्या होते हैं, तने होते हैं जिनके ऊपर जो है उसको रखा जाता है। और ये कहां पर आते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है, आलू कहां पर उगते हैं? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि आलू कहां पर उगते हैं। कहां पर उगते हैं मतलब क्या सर, जमीन के अंदर उगते हैं क्या? कोई ऐसा क्वेश्चन है? हाँ अजी सही है आपका। हमें पता है आलू जो है वो जमीन के अंदर उगते हैं भाई साहब, पर कहां पर उगते हैं? कहां पर मतलब हमारे पौधे के कौन से पार्ट पर उगते हैं, कहां पर पैदा होते? तो इसका आंसर रहेगा जो जड़े होते हैं भाई साहब, उन जड़ों में उनका पैदावार होता है। जड़ों में, जी हाँ बिल्कुल, मिट्टी के अंदर ही बोला था मैंने। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। चलो ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से फास्ट। द डिकम्पोजर ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म आर। मृत जीवों जो है भाई साहब उनके अपघटक के रूप में किनको जाना जाता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, फंगी, ये दोनों भी अपघटक के तौर पर जाने जाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बात मुझे बताइए, अगर मैं तीनों की बात करूंगा तो बैक्टीरिया कौन से वर्ग में गिने जाते हैं? हमारे एनिमल किंगडम के या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, उसमें कौन से वर्ग में आएंगे? मैं अगर फंगी की बात करता हूं ये कौन से वर्ग में आता है? सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, बैक्टीरिया का वर्ग कौन सा है? वो है आपका मोनेरा। कौन सा है? मोनेरा ग्रुप है। मोनेरा में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और वही अगर फंगी बोलूंगा तो भाई साहब फंगी का एक केवल अलग सा वर्ग है, उसे फंगी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंगी ही बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और फंगी कैसे होते हैं जी? कैसे होते हैं? ये सैफ्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सैफ्रोफाइट होते हैं। माने कि सैफ्रोफाइट का मतलब ये कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं। और उसी तरह से इन फंगियों की कोशिका के ऊपर जो है आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। सेल वॉल जिसे हम क्या बोलेंगे जी? कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है? ये आपकी काइटिन से बनी होती है, चिटिन से बनी होती है। वही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो क्या बैक्टीरिया की कोशिका के ऊपर भी सेल वॉल होता है? जी बिल्कुल होता है। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल किससे बना होता है जी? वो किससे बना होता है? चलो कोई बता सकता है? किसको बता है क्या कि बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल, जी बिल्कुल सही बात बोले जी, किसी ने बताया है अभी अभी, वो बना रहता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पर एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आपको याद आ रहा है, बैक्टीरिया में हमने एक उदाहरण के बारे में पढ़ा था। बैक्टीरिया में एक उदाहरण है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोई है क्या? कोई बता सकता है उस उदाहरण का नाम क्या है? उस जीव को क्या बोला जाता है? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? उस जीव का नाम क्या है जो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है ना, जो दुनिया की सबसे छोटी एकल कोशिका है,
उसका नाम है आपका माइकोप्लाज्मा। इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा बोला जाता है, या इसे ही PPLO बोला जाता है। भाई साहब ये जो कोशिका है इसके ऊपर ये बैक्टीरिया होने के बावजूद उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और वायरस कौन से ग्रुप में गिना जाता है ये भी बता दो। वायरस कौन से वर्ग में आता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कहां पर पढ़े? चलो बताओ, देखते कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। और ये इसके बारे में ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा भी गया है कि वायरस माने कि जो विषाणु होते हैं उनको कौन से वर्ग में रखा जाता है। तो आपका याद रखेगा कि इसके लिए कोई भी वर्ग नहीं है, नो क्लासिफिकेशन। इसमें कोई भी वर्ग नहीं रखा गया, क्योंकि वायरस कैसे होते हैं? शरीर के बाहर जिंदा है, शरीर के अंदर शरीर के बाहर मरे हुए हैं, पर जैसे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे वो जिंदा उठेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये रहा आपके फॉरेस्ट फूड चेन। आप सभी को बता, देखो इसे भी आपको अच्छे से करके रखना है। इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, पूछा जा सकता है कि ये डीकंपोजर जो होते हैं, जो विघटक होते हैं भाई साहब, ये हमारे इस चेन में या फूड चेन में, फूड वेब में कहां पर पाए जाते हैं? इसका ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? कनेक्शन लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल सही बात बोले। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे। अगर मैं डिकम्पोजर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये हमारे फूड चेन या फूड वेब में कौन से स्तर पर रखे जाएंगे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये सभी स्तरों के ऊपर मिलेंगे, ये सभी स्तरों के ऊपर मिलेंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर वाली जो स्तर है उसे छोड़कर, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, सभी लोग मुझे इसका आंसर करेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि ये ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम नीले हरे शैवाल बोलते हैं, नीले हरे शैवाल बोलते हैं, ये हमारे फूड चेन में या फूड वेब में कौन से स्तर पर आएंगे? इनको क्या कहलाओगे? चलो बताओ, इनको आप क्या कहलाओगे? कौन से स्तर पर आएंगे? जी बिल्कुल रचना जी, मैं इनको समझा रहा हूं अच्छे से। चलो बताओ, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हमने पढ़े हैं कि ब्लू ग्रीन अलगी, इनके अंदर क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होने की वजह से क्या करते हैं? ये ऑटोट्रॉफ होते, मान के ये स्वपोषी होते हैं। और जो स्वपोषी जीव होते हैं वो जनरली किसमें रखे जाते हैं? ये उत्पादक में रखे जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं भाई साहब, उनमें रखे जाएंगे। और इनका ट्रॉपिक लेवल क्या रहेगा? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर आपको मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? उसी तरह से कुछ सवाल आपको मैं पूछता हूं जो पिछले बार भी मैंने कवर किए थे। हमने लेक सिस्टम देखी थी। कितने लोगों को याद आ रहा है लेक सिस्टम? मान कि जिसे बोलेंगे हम जलीय इकोसिस्टम, जो इसके बारे में बात किए थे। एक बात मुझे बताइए कि जलीय इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं? चलो बताओ सभी लोग आंसर। जो प्राथमिक क्या बोलेंगे उत्पादक है, उनके लेवल में कौन होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका फाइटोप्लैंक्टन। जो प्लैंक्टन नाम के जो जीव है, ये प्राथमिक क्या बोलेंगे उसे, उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। बराबर है? और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर की अगर मैं बात करूंगा, प्राइमरी कंज्यूमर या पहला कंज्यूमर कौन है? चलो बताओ, फर्स्ट कंज्यूमर कौन रहेगा? फर्स्ट कंज्यूमर कौन था जी? वो थे आपके जू प्लैंक्टन। वो कौन थे? जू प्लैंक्टन थे। ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि फाइटोप्लैंक्टन जो क्या करेंगे, उनका खाना बनाएंगे खुद का, क्लोरोफिल रहेगा उसके अंदर। बराबर है? फिर उनके ऊपर जीने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम जू प्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जू प्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है। ये याद रहेगा। क्लियर है जी? माने कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये आपको रहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर मिलेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर मिलेंगे। और जू प्लैंक्टन जो है ये आपके क्या बनेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट कंज्यूमर रहेंगे। और उसी तरह से ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो है आपको मिलेंगे आपके जू प्लैंक्टन। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा।
और ये रहा हमारा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड इसे बोलेंगे, ऊर्जा का पिरामिड है। कोई मुझे बता सकता है कि इस ऊर्जा के पिरामिड में सर्वाधिक ऊर्जा कौन से स्तर पर पाई जाती है? सर्वाधिक ऊर्जा कौन से स्तर पर पाई जाती है? कोई बता सकता है क्या? ये पाई जाती है आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पाई जाती है। और किन में होती है जी? ये होती है जो हमारे उत्पादक होते हैं, उन उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? ये है हमारा सूर्य। कौन है? हमारा सूरज जो है इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती जाती है वैसे वैसे 10% ही ऊर्जा जो है आगे बढ़ते रहती है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 1000 जूल ऊर्जा जो इन्होंने उत्पादन की, जो प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे इसमें केवल 100 जूल ऊर्जा ही आगे जाएगी। मान कि यहां पे लगभग 90% ऊर्जा जो है हम लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 90% ऊर्जा जो लॉस कर रहे हैं। और किसमें के ये जा रहा है? हमारा प्रकाश और जो ऊष्मा है उसके रूप में इसे हम लॉस कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला जाता है? इसे 10% रूल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? 10% रूल बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आंसर करेंगे? इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए जी, बिल्कुल उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है जी, उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। पारिस्थितिक ऊर्जा पिरामिड में अधिकतम ऊर्जा किस ट्रॉपिक स्तर पर पाई जाती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। इसका आंसर रहेगा आपका प्राइमरी, और सॉरी यहां पे रहेगा आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं वहां पर सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोड्यूसर में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। और ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? 10% लॉ जो है इसे बोला जाता है, इसका नाम भी इसे बोला जाता है भाई साहब, लिंडमैन के 10% का नियम बोला जाता है। मान के लिंडमैन 10% लॉ भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर क्या हो रहा है आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे 90% ऊर्जा जो लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं मान की उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें से ये ऊर्जा जो है वातावरण में चली जाती है। कितने जी? लगभग 90% ऊर्जा का हम लॉस कर रहे हैं। खाना तो 1 किलो खा रहे हैं पर उसमें से केवल 10 या 100 ग्राम की ऊर्जा ही हमारे शरीर में बन रही है। मैं इस तरह से बोल सकता हूं, ठीक है। और 90% भाई साहब निकल जा रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सभी लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? यहाँ पे क्या बोला गया है? जो ऊर्जा अगले ट्रॉफिक स्तर तक स्थानांतरित नहीं होती है उसका क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। और ये पता है क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? ये भाई साहब आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बस मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन डाल दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। चलो नेहा जी का बर्थडे है जी, तो सभी लोग नेहा जी को एक बार बर्थडे विश कर देंगे। हैप्पी बर्थडे नेहा। भगवान करे भाई साहब इस बार आप जो है बीपीएससी में छा जाओ और टीचिंग परीक्षा के पेपर में और यूट्यूब चैनल पे आपका ही नाम दिखाई दे, ठीक है। और आप शिक्षक बनकर उभरो, बहुत अच्छे शिक्षक बनो। चलो सभी लोग एक बार नेहा जी को जो है हैप्पी बर्थडे बोल देंगे जी। बहुत बढ़िया, हमारा परिवार है ना, ये हमारा परिवार का एक सदस्य है। उसका अगर बर्थडे तो उसको बर्थडे विश करना भी बनता है जी। बहुत बढ़िया है। चलो तो इट इज स्टोर इन द इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली, it is lost as a heat and through the respiration, it is converted into the new organism directly। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हम इस ऊर्जा को लॉस कर जाते हैं ऊष्मा के रूप में, या जो हम शोषण करते हैं उसके रूप में। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेहा जी से आज पार्टी कौन कौन मांगने वाला है? चलो नेहा जी आज पार्टी होना सभी को। अरे बर्थडे तो पार्टी तो देना पड़ता है ना, है ना। नेहा जी आप आज सभी को पार्टी का न्योता देंगे।
आज सभी लोग जो नेहा जी के घर में ठीक शाम को 5 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 बजे हमारा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद जो सभी लोग 5 बजे जो है नेहा जी के पार्टी में चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। नेहा जी आपका एड्रेस सेंड कर दीजिएगा ताकि सभी लोग वहां पर आ जाए। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हु डिस्कवर द फोटो पीरियड। चलो ये नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्रदीप्ति कलिका, माने कि फोटो पीरियड जिसे बोला जाता है, इसका उत्तर क्या रहेगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? पौधों में प्रदीप्ति कलिका की खोज किसने की थी? ये प्रदीप्ति कलिका क्या होता है ये भी आपको समझाता हूं। सब लोग पहले आंसर कर देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर जो सभी ने गलत कर दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। गार्डन एंड ऑलर जो है भाई साहब, इन्होंने जो है फोटो पीरियड के बारे में खोज निकाले थे। तो यहां पर जो है यहां पर जो है, अब सभी लोग बोलेंगे मेरा बर्थडे है। ठीक है, चलो गार्नर और अलार्ड जो है इन्होंने खोज निकाला था फोटो पीरियड का। फोटो पीरियड होता क्या है देखिए, ये है फोटो पीरियड। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। देखो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कोई फूल जो है सिर्फ रात के समय ही फूलते हैं, यानी कि उनमें जो है बाहर आता है। कुछ कुछ पौधे आपने देखे होंगे, कुछ पौधे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे भी है जो केवल एक सीजन पे या किसी एक मंथ में जो है भाई साहब, वो जो है उनमें अंदर बाहर आता है, फूल लगते हैं। तो ये क्या किसके वजह से हो रहा है? उनको कैसे पता लग रहा है कि भाई साहब इसी समय जो है हमें फूलना है या उनमें बाहर लाना है? तो ये सब कुछ जो होता है वो फोटो पेरियोडिज्म इसे बोला जाता है, माने कि प्रकाश की एक ऐसी मात्रा जो है उन पौधों के अंदर ऐसे हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम्स को पैदा करते हैं जिसकी वजह से पौधों को पता चलता है कि जी हाँ ये समय वो है जहां पर हमें बहारना है, हमें फूल लगाना है। तो ऑब्वियसली इसी को बोला जाता है फोटो पेरियोडिज्म। माने कि किसी भी पौधों में जो बाहर आती है उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो अगर प्रकाश की इंटेंसिटी और उसके मात्रा के ऊपर निर्भर करती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? फोटो पेरियोडिज्म बोला जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल रात की रानी जी, बिल्कुल सही बात बोले आपने। ये क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आप सभी को पता है कि कुछ पौधे जो होते हैं भाई साहब, जो लॉन्ग डे माने कि ज्यादा प्रकाश होने के ऊपर उगते हैं भाई साहब, उनको लॉन्ग डे पीरियड बोला जाता है। और शॉर्ट डे पीरियड बोला ज्यादा प्रकाश अगर है वो अगर उनमें बाहर आ रहा है तो उनको बोलेंगे हम लॉन्ग डे प्लांट। और वही अगर कम प्रकाश में अगर बाहर आ रहा है तो उनको बोला जाता है शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपका रोज माने कि गुलाब का फूल है, जनरली आपको ये जो हमारा विंटर सीजन होता है ना, वहां पे उनको अत्याधिक फूल आते हैं। विंटर सीजन में उनको अत्याधिक फूल आते हैं, नेचुरली मैं बोल रहा हूं, बराबर है? तो वो क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट डे प्लांट है। इसका मतलब क्या? उनको अंधेरा ज्यादा चाहिए और दिन का जो समय होता है वो कम चाहिए, तब जाके उनमें वो बाहर आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है 2023 का। चलो इसका भी आंसर कर देंगे जी। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत जी, बिल्कुल तुलसी को भी लगभग इसी समय जो बाहर आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि जिंजर जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये कोई जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड होते हैं, माने कि गांठ और जो पार्श्व गांठ जिसे बोला जाता है वो पाई जाती है। और यही उसका उत्तर भी रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान में भी रखने। ठीक है, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया भाई साहब, जिंजर हो गया, उसके बाद कॉम जो हो गया भाई साहब, कंद जिसे बोला जाता है। ये सभी के सभी कैसे जी अंडरग्राउंड स्टेम है जो खुद के अंदर क्या करते हैं, खाने को स्टोर किया जाता है। चलो सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर बताएंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर दो फास्ट। ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? फास्ट दे दीजिए सर, चाय बनाएंगे। वैसे भी अदरक बहुत सस्ता चल रहा है ना, 10 रुपए पाव, 15 रुपए पाव मिल रहा है भाई साहब, लेके रख दो 2-4 किलो और हमें भी बुला दीजिएगा चाय पर, हम भी पधार लेंगे। बताओ इसका आंसर क्या है? ग्लूकोज को अथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एकदम सिंपल आंसर इसका रहेगा जाइमे। सभी ने दे दिया है जी,
सभी ने दे दिया है, इसका आंसर क्या रहेगा? जाइमेज रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे कुछ एंजाइम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जाइमेज जो होता है वो जनरली इस जो होते हैं, जो हमारे खमीर होते हैं, उनके अंदर बनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि जाइमेज का इस्तेमाल कर जो शुगर या जो ग्लूकोज होता है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ये कन्वर्ट किया जाता है आपका इथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इथेनॉल में। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपका इन्वर्टेज की, किसकी बात करता हूं? इन्वर्टेज की बात करता हूं, तो ये शुगर को कन्वर्ट करता है भाई साहब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। सुक्रोज जो होता है ये भी एक प्रकार का शुगर है, इसे ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का काम ये इन्वर्टेज करता है। माने कि आपने देखा होगा, अक्सर आपने कुछ बातें देखी होगी, जो फ्रूट्स होते हैं वो कोई कोई बहुत ज्यादा मीठे लगते हैं। क्या लगते हैं? बहुत ज्यादा मीठे लगते हैं। तो केमिकली उनके अंदर इन्वर्टेज को ऐड किया जाता है, और ये क्या करता है? उनके अंदर मौजूद जो जो शुगर होता है भाई साहब, उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। और हमने पढ़े हैं कि फ्रुक्टोज जो होती है सबसे मीठी शक्कर होती है। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे सबसे मीठी शक्कर है, ये हमने पढ़े हैं, बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं माल्टेज की बात करता हूं, तो ये क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? आपको याद रखना है माल्टेज जो है ये शुगर को भाई साहब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। सवाल पर पहुंचने से पहले, जैसे कि हर बार हम रैपिड रिवीजन लेते हैं, तो सभी लोग रैपिड रिवीजन के लिए एक बार तैयार हो जाएंगे जी। चलो सभी लोग तैयार हो जाएंगे? फास्ट तैयार है सभी लोग? हाँ, अरे जोश में बोलो, जोश ठंडा हो गया जल्दी से। आप ही के कहने के ऊपर तो रैपिड रिवीजन लेता हो जल्दी जल्दी। चलो बताओ, सभी लोग तैयार है? चलो बहुत बढ़िया। तो सभी लोग तैयार है, तो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, और थोड़ा सा फास्ट आंसर करना है, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज होता है। कौन सा होता है? एमिलेज होता है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द बाइल स्टोर? जो पित्त रस होता है वो कहां पे संग्रहित किया जाता है? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका गॉल ब्लैडर। माने कि जो पित्त की थैली, जिसे हम पित्ताशय भी बोलते हैं, वहां पे गॉल ब्लैडर में है बाइल स्टोर। बाइल को स्टोर किया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बाइल प्रोड्यूस बाय। बाइल प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लीवर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? लीवर द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक? कौन सा एसिड स्टमक में मिलता है? फास्ट, ये सभी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछे गए सवाल है जी। तो आपका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से जानते हैं, मान कि इसे हम औद्योगिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, माने कि मजबूत आपके अम्ल है। पर यहाँ पे जो आपको एसिडिक एसिड नजर आ रहा है, ये कैसे है जी? आपका ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग, इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसका आंसर रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपका सही उत्तर रहेगा। और अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां से शुरू होता है? वो कहां से शुरू होता है? तो कोई मुझे इसका उत्तर दे पाता है क्या? किसी को इसका उत्तर पता है? देखते कितने लोगों को पता है। अगर आपको प्रोटीन के डाइजेशन में बारे में पूछा गया है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? बहुत बढ़िया जी। बहुत सारे लोग बोले कि सर पेट से। अरे भाई, मुंह से कैसे शुरू हो जाएगा? मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, प्रोटीन की बात कर रहा हूं। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? ये पेट से शुरू होगा ना, स्टमक से। अच्छा मैंने पूछ लिया। अगर आपको पूछा जाता है कि मानव द्वारा जो खाना खाया जाता है, खाने का पाचन कहां से शुरू होता है? खाने का पाचन कहां से शुरू होता है? तो आप बताओगे कि सर ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। चलो आगे बढ़ते,
छठवा, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ, विच एंजाइम ब्रेक्स द प्रोटीन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है जी? तो इसका आंसर रहेगा आपका पेप्सिन। क्या रहेगा? पेप्सिन। लाइपेज के द्वारा फैट का डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, छठवां क्वेश्चन ये रहा, बताओ इसका आंसर। लाइपेज हेल्प इन द डाइजेशन, चलो वही क्वेश्चन पूछ लिया जी। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? लाइपेज फैट मान की वसा का डाइजेशन करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, सातवां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन मेकिंग द कर्ड। यहाँ पे बोला गया कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबेसिलस। क्या रहेगा? लैक्टोबेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, और यहां पर बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, ये बहुत ही बुरी बात है जी। ठीक है, यहाँ पर लाइक देखिए कितने कम हुए, यहाँ पे लगभग 1250 बच्चे जो है भाई साहब क्लास का मजे ले रहे, पीवाईक्यू पढ़ रहे, पर आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि भाई साहब लाइक भी ठोक देंगे। चलो 1000 लाइक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो सभी लोग एक बार लाइक ठोक देंगे। 1200 के ऊपर बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे, सभी लोग एक साथ लाइक करेंगे। सेशन यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ है और लंबा चलने वाला है। चलो बताओ इसका आंसर, सभी लोग पहले लाइक कर देंगे। चलो 3 बार लाइक जी, बिल्कुल सही बात है, 2 बार लाइक नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, बस एक तो 1 बार या 3 बार लाइक करो या 5 बार लाइक करो चलेगा, पर 2 बार 4 बार लाइक नहीं कर रहा है। ओके, चलो जल्दी जल्दी, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक ठोक देंगे पहले, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटोजोआ द्वारा बनाया जाता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है जी? उस प्रोटोजोआ का नाम भी लिख देंगे, उसका नाम क्या रहेगा? उसके बोला जाता है प्लाज्मोडियम, इसे बोला जाता है प्लाज्मोडियम बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 9th नंबर का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। या चलो बस अभी 1000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, सभी लोग एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक ठोक देंगे जी एक साथ। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लाइट कॉल्ड, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके जो प्रकाश को उनका रिस्पॉन्स आता है, जो प्रतिक्रिया दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है आपका ऑक्सिन। ये कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन हो गया। 10वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। यहाँ पे पौधों में ट्रोपिज्म का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? चलिए जी, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे फटाफट, और 1000 लाइक हुए नहीं है, जिसे ने लाइक नहीं किया है लाइक ठोक देगा जी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सिन। कौन रहेगा? ऑक्सिन रहेगा। और ये रहे हमारे 10 सवाल, ये हो रहा है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी, फास्ट। रूट्स ग्रोइंग टूवर्ड द वाटर हाशो, इसको बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है जी। अगला चलो, हाँ, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है आप सभी को रमजान का जो महीना शुरू हुआ उसके बारे में, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये पाक महीने में जो है बहुत अच्छे अच्छे काम करना है, हमें बहुत आगे तक लेके जाना है आप सभी को, और इसीलिए आप सभी को 60% का ऑफर दिया जा रहा है। आप इसका फायदा ले सकते हो, टीचिंग प्रेशर के साथ जुड़ सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो रमजान 60 ये आप सभी के लिए क्या रहेगा जी? एक कूपन कोड रहेगा, इसे इस्तेमाल कर आप इसका फायदा जरूर ले सकते हो। ठीक है जी, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल, ऐसे बोला जाता है कि इन महीनों में अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलता है। तो सभी लोग ट्राई करेंगे अच्छा बोलने का, अच्छे काम करने का, अच्छे कर्म करने का, ताकि जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसे फल मिलता है, ऐसे बोला जाता है। तो अच्छे कर्म रखिए, हर किसी के साथ अच्छे से रहना है हमें, है ना। चलो 1000 लाइक पूरे हो जाने वाले हैं, बस 2 लाइक बाकी है, जो देखते हैं कौन 1000वां होता है। तो बताओ इसका आंसर कौन सी ग्रंथि है जो दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का काम करते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका पैंक्रियाज। क्या रहेगी? पैंक्रियाज।
और 999 लाइक हो चुके, 1 लाइक बाकी है। जिसने नहीं किया लाइक ठोक देंगे जी। और बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारे 1000 लाइक भी हमारे पूरे हो चुके हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। और पैंक्रियास के अलावा एक और ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलेंगे जी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं, वो है हमारी लीवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? टैकीकार्डिया, इसमें हृदय की गति क्या हो जाती है? चलिए बताइए। टैकीकार्डिया, इसमें हृदय की गति क्या होती है? 11 बार लाइक किए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 बार लाइक क्यों करोगे तो उसे काउंट किया जाएगा। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, माने कि और नंबर अगर लाइक करोगे तो वही काउंट होता है, बाकी लाइक काउंट नहीं होते जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? टैकीकार्डिया जो हीट रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बड़ा कर देगा, माने कि फास्ट कर देगा। ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट से बढ़ जाता है। आप यहां पर देख पाते हो, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है भाई साहब, वो 60 से 100 के बीच में होता है, ऐसे बोला जाता है। माने कि लगभग मान लीजिए 60 से 120 में माना जाता है। टैकीकार्डिया में जो है वो 120 के ऊपर आपका हार्ट रेट हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं जी? आपका बीपी भी उस टाइम पे बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको सभी को पूछता हूं, जो हमारी हार्ट की पंपिंग होती है ना, जो हार्ट की पंपिंग होती है उसे कंट्रोल कौन करता है? हार्ट की जो पंपिंग होती है ना, आवाज कैसे करता है? सभी का दिल आवाज कैसे करता है? लब डब लब डब लब डब, ऐसे आवाज करता है। धड़धड़ आवाज नहीं करता है जी। धड़धड़ मानी होती है रेलवे का आवाज हो गया है। रेलवे नहीं है हमारा हार्ट कोई, ये हमारा दिल है, जो बड़ा नाजुक सा है, जो शायद किसी के लिए धड़कता होगा। तो ऑब्वियस ये हार्ट में इसके पंपिंग को कंट्रोल करने वाला कौन होता है जी? वो होता है आपका एसए नोड, इसे हम साइनो एट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है। तो एसए नोड जो है, इसे हम बोलते हैं भाई साहब पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये ऐसे नोड हमारे हृदय के कौन से प्रकोष्ठ में पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा राइट एट्रियम। इसका आंसर क्या रहेगा? राइट एट्रियम, जिसे हम दाया अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाया अलिंद बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि हमारा हार्ट जो होता है भाई साहब, हमारा हार्ट जो होता है ये कौन से मसल से बना होता है? इनमें कौन से मसल्स या कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? कोई बता सकता है क्या जी? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? हमारे पास कोई है ऐसा विद्यार्थी जो बता सके कि हमारा हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो होता है, इसमें कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और जो मांसपेशियां होती है ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो भी बता दीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेंगे। कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है, और जो हमारा हृदय होता है इसे कंट्रोल करने वाला, इसे कंट्रोल करने वाला हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट रहेगा? कौन सा ब्रेन का पार्ट रहेगा? ये दोनों सवाल जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इन क्वेश्चन का आंसर जो है एज ए होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। गला ठीक ना होने की वजह से लंबा सेशन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं। और सभी लोग जो है 4 बजे जरूर जुड़ जाएंगे आज। ठीक है, 4 बजे आज सिटेट की क्लासेस करने वाले जितने भी विद्यार्थी रहेंगे उन सभी के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज। ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग वहां पर आ जाएंगे। आपका कोई दोस्त होगा, कोई बहन होगी, या कोई भी रिश्तेदार होगा जो सिटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको न्योता जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। और सभी को बताए ना, 4 बजे का क्लास होने के बाद नेहा जी का बर्थडे है, तो वहां पे 5 बजे भी हमें वहां पे जाना है। तो नेहा जी के बर्थडे में जो जो आने वाला है भाई साहब एक बार कमेंट कर देगा या हाथ ऊपर कर देगा। ठीक है, चलो मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय।